कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक बेंच के फैसले के औचित्य को खारिज करके इसे चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए, नकदी पर विराम लगाने के लिए और अपने चंदा देने वालों का हिफाजत की बात कर रही है, उसी तरीके से दूसरी तरफ इनका मीडिया और सब किसान आंदोलन को भी बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहा है। क्या षड्यंत्र है? ये खालिस्तानियों का, ये पाकिस्तानियों का विदेशों से धन ले रहे हैं। आपने देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और जब वो बनारस पहुंचते हैं और जिस जगह पर राहुल गांधी की सभा होती है वहां से उस सभा स्थल को भाजपा के लोग गंगा जल से धोते हैं। वो मानते हैं कि वह जगह अशुद्ध हो गई। कौन सी जगह? नेहरू जी के पुत्री इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी की जनसभा करने पर बनारस की जो भूमि अशुद्ध हो गई थी। कौन है नेहरू जी? नेहरू जी की माता का नाम रूप रानी नेहरू, जो देश की आजादी के प्रदर्शन में घायल होने के बाद अस्वस्थ होकर जिन्होंने शहादत दी थी। स्वयं नेहरू जो 10 साल तक देश की जेलों में रहे, उनके बाद देश पे कुर्बानी देने वाली उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, और उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता, राहुल गांधी की मां, राहुल गांधी के नाना का योगदान और राहुल गांधी की बड़ नानी का भी देश में शहादत देना और देश को जोड़ने के लिए न्याय यात्रा करना देश में, बनारस में अशुद्ध हो जाता है। ये आपको एक तरफ। दूसरी तरफ हमारे देश में DRDO के निदेशक प्रदीप करूलकर जो पाकिस्तानी जासूसी करते हैं और हमारे देश की आजादी की जंग में शामिल, क्या कहते हैं, माफी वीर सावरकर के अनुयायी, देश के साथ गद्दारी और ISI के साथ में साझेदारी पाकिस्तानी जासूस पाया जाता है, उस पर सवाल खड़ा नहीं होता है। जो हमारे देश में बलात्कार के मामलों में जेल में है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए बार बार जेल से उन्हें बाहर निकाला जाता है, तब भारत की धरती अपवित्र अशुद्ध नहीं होती है। जब हमारे देश में पेशेवर बलात्कारी को मौजूदा प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ये बताते हो कि ये बापू नहीं होता तो मैं गुमनाम मर जाता, तो ऐसे पेशेवर बलात्कारी के अनुयायी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर देश की धरती अशुद्ध नहीं होती है। जब हमारे देश की आजादी के जंग में देश के दीवाने शामिल थे, तब देश में तिरंगाधारियों की हत्या करवाने वाले मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखने वाले कायर सावरकर के अनुयायी हमारे देश में जगह जगह उनका गुणगान करते हैं, तब देश अशुद्ध नहीं होता है। तो ये आपको कल्पना करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब पूरा एजेंडा क्या है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बेदाग हमारा 10 साल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच ने हमारे देश में चुनावी चंदा वसूल करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम लेकर के आई मोदी सरकार, उस पर बहुत लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई करने के बाद, सुनवाई के दौरान जो तमाम दलीलें इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपत्ति करने वाले संगठनों के वकीलों, नेताओं की तरफ से रखे गए और सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया, उसको आपको सुनना चाहिए। एक हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने यह पाया, क्या पाया? कि हमारे देश में आयकर कानून में जो बदलाव किया गया 2017 में, वह असंवैधानिक था। हमारे देश के अंदर जनप्रतिनिधित्व कानून में जो तब्दीली की गई 2017 में, वह असंवैधानिक थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो रिश्वतखोरी की वसूली चुनावी चंदे के नाम पर की गई, वह असंवैधानिक थी। क्यों? क्योंकि एक और बात, हमारे देश की लोकसभा में पारित कानून, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, उससे
हमारे देश में जिन नेताओं को देशवासी वोट दे रहे हैं और वो नेता किससे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा ले रहे हैं, ये जानने का हक नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और क्या कहा, ये सब का सब सार्वजनिक हो जाना चाहिए 6 मार्च तक। और इतना बड़ा फैसला जब आता हो सुप्रीम कोर्ट का, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानून मंत्री रहे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था। जरा मेरे देशवासियों, आप जिस नेता को वोट दे रहे हैं, जिस भाजपा को वोट देते हैं, उस भाजपा को चंदा कौन दे रहा है? चंदा किस देश के लोग दे रहे हैं? देश के चाहने वाले दे रहे हैं कि देश में आतंक फैलाने वाले दे रहे हैं, देश के मित्र देश दे रहे हैं कि शत्रु देश दे रहे हैं? ये जानने का आपको हक नहीं, तो पारदर्शिता किस प्रकार की? दूसरी बात, वो दावा करते हैं कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता के बाद दूसरा मामला बताया गया कि नकदी के प्रचलन को प्रतिबंध करने के लिए। तो आपके सामने है भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता, भाजपा ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 10 साल में 400 से ज्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त की है। वो बिना नकदी की तो हुई नहीं होगी। और तीसरी बात रविशंकर प्रसाद ने कही, जो हमको चुनावी चंदा देते हैं उनको विरोधी दलों के कोप से बचाने के लिए ये गुप्त तरीके से चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड पर लिए जाने का प्रचलन हमने शुरू किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, स्टेट बैंक को 6 मार्च तक बताना है कि चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड में किस किस ने कब कब किस किस पार्टी को कितना कितना धन दिया है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जिस बात को कह रही है कि हमने गुप्त रखा हुआ था, अगर वह गुप्त था तो स्टेट बैंक में जो क्लर्क है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेकर बॉन्ड जारी करने का काम करता है, जो जानकारी उसके पास है, वो जानकारी भाजपा तक कैसे नहीं पहुंचती होगी? जब हमारे देश में DRDO का निदेशक भारत की एक एक जानकारी पाकिस्तान पहुंचाता हो, पाकिस्तानी एजेंट होता हो, तब भारत के स्टेट बैंक की शाखाओं में बैठा क्लर्क, बैठा मैनेजर, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश में संघ प्रमुख के इशारे पर एक एक सूचना न देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बैंक के अधिकारी ने मुझसे कहा, उसने कहा हमारे लिए आदेश है। क्या आदेश? जैसे कोई इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने के लिए हमारे स्टेट बैंक की शाखा में आता है और जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करने बनाने के लिए पैसा जमा करता है, हम तत्काल यह सूचना, यह संदेश अमित शाह जी के द्वारा तय किए गए व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और वो व्यक्ति अमित शाह के बिहाफ पर उस व्यापारी उद्यमी को फोन किया जाता है और कहा जाता है कि भैया तुम तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है स्टेट बैंक से इतने लाख रुपए का लिए हो। तो हाँ साहब, ये आपके ही लिए है। इसीलिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड में अब तक की तमाम वसूली का 95% धन सिर्फ भाजपा के खजाने में जमा किया गया है। और मैं आपको एक बात और दावे के साथ में यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक बेंच के फैसले के औचित्य को खारिज करके इसे चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए, नकदी पर विराम लगाने के लिए और अपने चंदा देने वालों का हिफाजत की बात कर रही है, उसी तरीके से दूसरी तरफ इनका मीडिया और सब किसान आंदोलन को भी बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहा है। क्या षड्यंत्र है? ये खालिस्तानियों का, ये पाकिस्तानियों का विदेशों से धन ले रहे हैं।